हेलो दोस्तों, कंप्यूटर साइंस विद पाइथन वीडियो सीरीज़ में आपका ये सेकंड वीडियो है। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कैसे आपका जो पाइथन के दो डिफरेंट फीचर्स हैं वो उसको पॉपुलर बना देते हैं, एंड जो कंप्यूटर का इन्वेंशन है वो कैसे आपका मॉडर्न कंप्यूटर तक आप पहुँचे हैं। जैसे आपका जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था एबेकस से लेके और मार्क वन तक हम कैसे जनरेशन वाइज चेंज हमारे आए हैं, उनको आज हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे जो कंप्यूटर का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो कैसे इवेलुएट हुआ है। सो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो जनरेशन आपकी हर एक जो भी इन्वेंशन होता है उसमें डायरेक्ट आपका टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं आता है। जो इम्प्रूवमेंट्स होते हैं वो स्लोली होते हैं और जो हमारे फीडबैक्स होते हैं, लास्ट फीडबैक्स, उन पे वर्क करके हम लोग नया टेक्नोलॉजी इन्वेंट करते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टडी करें। और एग्ज़ाम में भी, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपको क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं जनरेशन पे बेस्ड। सो जो पहला आपका कंप्यूटर का जनरेशन था दैट इज़ फ्रॉम 1942 टू 1955। ओके, अलग अलग बुक्स में इसको लिटिल बिट वेरी भी किया हुआ है। ओके, तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारी स्टडी पे। ओके, सो बात करें अगर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की, सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर जो कॉन्सेप्ट था स्टोर्ड प्रोग्राम का, ओके, वो आपका वैक्यूम ट्यूब से था। यानी कि हम लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे किस एज ए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एम्पलीफाई करने या कंट्रोल करने के लिए। और वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं वो आपके थोड़े साइज़ में लार्ज होते थे, एंड आपके जो कंप्यूटर्स थे उनकी साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती थी। जो फर्स्ट आपका कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, बिजनेस पर्पज़ के लिए बनाया था, लेकिन इसका साइज़ इतना ज़्यादा हैवी था कि आप अगर इमेजिन करो कि आपका लैपटॉप या कंप्यूटर है, आपका डेस्कटॉप है, ओके, वर्क आपका ये भी इतना एफिशिएंटली कर रहा है, इससे प्रोसेसिंग उसकी फ़ास्ट नहीं थी, बट उसका जो साइज़ था वो बहुत ज़्यादा लेंदी था। ओके, सो उसके लिए हमें अगर फ़ीचर्स की बात करूँ मैं फर्स्ट जनरेशन की, तो फीचर्स में आप वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। ओके, एंड आपका जो कंप्यूटर है बहुत ज़्यादा स्पेस लेता था, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती थी जिससे आपके सिस्टम्स हीट हो जाते थे, एंड आपके जो हार्डवेयर हैं वो फेल होने का चांस जो है वो बढ़ जाता था। हार्डवेयर फेलर की प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती थी, एंड आपका जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो डिफ़िकल्ट हो जाता था आपके लिए। और कॉस्ट इसलिए इंक्रीज़ हो जाती थी क्योंकि आपकी मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आपको यूज करनी होती थी, और आप रेगुलर उसको हीट ना हो इसलिए एयर कंडीशनिंग एरिया में उसको रखना होता था। और जो अगर फर्स्ट आपकी जनरेशन के कंप्यूटर्स की बात की जाए तो एनिएक है, एडवैक है, यूनिवैक है। और साइज़ की अगर मैं बात करूं तो देखिए 8 फीट बाई 100 फीट बाई 3 फीट, जो कि बहुत ज़्यादा एरिया है आपका, और 150 वोट्स ऑफ पावर रिक्वायर्ड होता था उसको चलाने के लिए। सो जो फर्स्ट जनरेशन थी उसके फीडबैक्स पे वर्क करने के बाद हमारा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आया 1955 से लेके 1964 में। नाउ जो वैक्यूम ट्यूब था वो ट्रांजिस्टर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि उसके वो रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर ने, जो कि एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप था। क्योंकि एज ए ट्रांजिस्टर जो आपका सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, ओके, वो इतना एफिशिएंट था कि अब आपका जो हीट कंजम्पशन है वो कम हो गया। ओके, एंड आप जो आपका जो सिस्टम है उसमें हम लोगों ने मैग्नेटाइज यूज किया। मैग्नेटिक जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है उसको 0 और 1 की फॉर्म में, बाइनरी लैंग्वेज जैसा कि आपका कंप्यूटर समझता है, तो वो आपका और आसान हो गया। मेमोरी का कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का हेल्प से हम लोग डेटा को स्टोर कराना हम लोगों ने शुरू कर दिया। सो इस टाइम सेकंड जनरेशन में हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई वो फोर्ट्रैन, कोबोल, एल्गोल थी। फोर्ट्रैन था फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कोबोल आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, कॉमन ऑल पर्पज़ बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और एल्गोरिथम बेस्ड आपका लैंग्वेज जो था वो एल्गोल लैंग्वेज था। नाउ जो ये आपके
डिफरेंट लैंग्वेजेस थी, इनकी हेल्प से हम लोगों ने डिफरेंट आपके एप्लीकेशंस डिज़ाइन करना शुरू कर दिया, जैसे पेरोल है, एम्प्लॉयज़ का डेटा स्टोर करना है। ओके, ये सेकंड जनरेशन में आपका स्टार्ट हो गया था वर्कआउट करना। अगर सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स के फीचर्स की बात करें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, सो ट्रांजिस्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी आपके पास आ गई थी। ओके, एंड आपके कंप्यूटर्स की साइज़ स्मॉल हो गई थी और उनकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई थी। जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो आपका कम हो गया था और हीट वाला जो प्रॉब्लम था वो भी सोल्व हो गया। ओके, एंड आपका मेमोरी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ और पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आपका डेवलप हुआ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग यूज करने लगे। सो दीज आर एयर कंडीशनिंग जो है अभी भी रिक्वायर्ड था आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए। और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें तो जो फेमस हैं दैट आर IBM 1401, 1620 और यूनिवैक 1108, ये आपके फेमस कंप्यूटर्स रहे हैं सेकंड जनरेशन के अंदर। नाउ बात अगर करें थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, तो काफ़ी चेंज हमारे पास यहाँ पे देखने को मिला थर्ड जनरेशन के अंदर, जो 1964 से 1975 हम लोग कंसिडर करते हैं। और थर्ड जनरेशन में हम लोगों ने क्या किया, इंटीग्रेटेड चिप डेवलप कर लिया। और जो IC आपकी होती है, ये आपका दो तरीके के ICs हम लोग यहाँ पे थर्ड जनरेशन में यूज कर पाए हैं, SSI और आपका MSI। ओके, SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड चिप आपकी होती है और MSI आपका मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड चिप होती है। सो SSI और MSI में मेनली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो आपके पास चिप है इसमें हम 10 ट्रांजिस्टर्स इंटीग्रेट कर पाए और मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड जो चिप होती है उसमें 100 आपके ट्रांजिस्टर्स हम एक चिप पे यूज़ कर पा रहे हैं। ओके, सो जो आपका मैं कहूँ कि जो आपका प्रोसेसिंग डिवाइस था, जो आपका मदरबोर्ड था, वो और रिड्यूस हो गया। ओके, सो इस जनरेशन में हमारे पास जो है आपका माइक्रो कंप्यूटर्स जो आप यूज कर रहे हैं। ओके, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स का इन्वेंशन से स्टार्ट हो गया था। ओके, और अगर फीचर्स की बात करें तो IC इज़ द बेस्ट वन, कि IC की हेल्प से हमारा जो है साइज़ भी रिड्यूस हो गया कंप्यूटर सिस्टम का और कंप्यूटर सिस्टम्स फास्टर हो गए, रिलायबल हो गए, पावर कंजम्पशन बहुत कम हो गया हमारे सिस्टम्स का। ओके, और जो इम्पोर्टेंट आपके सिस्टम्स उस टाइम डेवलप हुए दैट आर IBM 360 सीरीज़ और हनीवेल 6000 सीरीज़। एंड जो आपका फोर्थ जनरेशन है 1975 के बाद, उसमें हम लोग जो यूज कर रहे हैं IC, ओके, दैट इज़ LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। जो आप चिप यूज कर रहे हैं उसमें देखिए आप जो VLSI टेक्नोलॉजी, उसमें लगभग आप 3 लाख ट्रांजिस्टर से एक चिप पे यूज़ कर पा रहे हैं, यानी कि नाउ आपका सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गया। और इसी को हम कहते हैं कि आपका जो CPU जो है वो एक सिंगल चिप पे 1971 में हम लोगों ने बनाया और उसको हमने नाम दिया माइक्रो प्रोसेसर। क्या नाम दिया उसको? माइक्रो प्रोसेसर। ये आपका रिवोल्यूशनरी स्टेप था कि आपका जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। ओके, आप एक डेस्कटॉप यूज़ कर रहे थे, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, 4th जनरेशन कंप्यूटर्स में इन्वेंट हो गए थे। ठीक है, नाउ आपके पास मेमोरी कॉन्सेप्ट्स आ गए, आप अपना डेटाबेस स्टोर करने लगे, डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आपके मार्केट में अवेलेबल हो गए। ओके, सो अगर बात करें हम लोग एक्सपेंस की, तो आपका एक्सपेंस बहुत कम हो गया और आपका जो रिलायबिलिटी है आपके कंप्यूटर सिस्टम की वो इंक्रीज हो गई। सो कुछ फीचर्स की अगर बात करें तो जो 4th जनरेशन कंप्यूटर्स यूज कर रहे थे दैट आर LSI एंड VLSI टेक्नोलॉजी, माइक्रो प्रोसेसर डेवलप हो गया, पोर्टेबल कंप्यूटर डेवलप हो गए। एंड पोर्टेबल से मेरा मीनिंग है कि आपका जो लैपटॉप है, लैपटॉप भी आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। सो दिस इज़ पोर्टेबिलिटी ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। नेटवर्क एंड डेटा कम्युनिकेशन बिकम्स पॉपुलर। ओके, सो कम्युनिकेट करना आसान हो गया एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच में। डिफरेंट काइंड ऑफ आपकी सेकेंडरी मेमोरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी एंड फास्ट एक्सेस डेवलप हो गया आपके 4th जनरेशन कंप्यूटर्स में। पावरफुल एंड स्मॉल साइज़
नेग्लिजिबल पावर कंजप्शन, हीट जनरेशन, आपका जो फ़ैन है वही आपका कूलिंग का काम कर रहा है आपके लैपटॉप के अंदर। अगर घर पे आपके पास डेस्कटॉप सिस्टम है और एसी नहीं है, स्टिल इट्स वर्किंग इन अ गुड मैनर। ओके, सो दिस इज़ द डिफरेंट साइलेंट फीचर्स ऑफ योर 4th जनरेशन कंप्यूटर। एंड अगर 5th जनरेशन कंप्यूटर्स की बात करें तो ये आपका स्टिल अंडर प्रोसेस है। और जो कॉन्सेप्ट आपका 5th जनरेशन कंप्यूटर का, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि हम कंप्यूटर को चाह रहे हैं कि वो ह्यूमंस की तरह बिहेव करे। ओके, और इसका आप अच्छा एग्जांपल देख सकते हो, जैसे वॉइस रिकॉग्निशन है। एलेक्सा एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों को पता होगा। ओके, गूगल का जो एलेक्सा है उसमें क्या है, आप जो भी बोलते हैं वो उसको अकॉर्डिंग आपको स्विच कर देता है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो चाहे साउंड प्ले करना है, लाइट ऑफ करना है, राइट। सो वो आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करता है। दिस इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, वो आपके अकॉर्डिंग वर्क कर पा रहा है। तो हम जो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में है, इसी चीज़ पे वर्कआउट हो रहा है कि कैसे आपका वॉइस रिकॉग्निशन है, विजुअल रिकॉग्निशन है, लाइक आपका फेस रीडिंग है, आपके एक्सप्रेशन रीड करना। ओके, इसी डायरेक्शन में है। एंड इसके जो फीचर्स हैं, लाइक पैरेलल प्रोसेसिंग, एक से ज़्यादा जो प्रोसेस हैं वो पैरेलली वर्कआउट हो सकें, और सुपर कंडक्टिविटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, सो ये तो बात हुई हमारे जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर की। तो आप ये 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और उनके फीचर्स लर्न करेंगे, याद रखेंगे, और एग्ज़ाम में आपको हेल्प हो जाएगी। अगर आप याद रखते हैं तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आप इनको आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है जनरेशन बेस्ड कंप्यूटर का। ओके, बात करते हैं कंप्यूटर एंड डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। सो अगर कंप्यूटर के बेसिक्स की बात हो रही है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें ये पता हो कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर में जो डेटा हम लोग यूज़ करते हैं, डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कंप्यूटर के डेफिनेशन की बात अगर की जाए, सो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो सभी डिवाइसेस होती हैं जो आपकी प्रोग्राम्ड होती हैं, यानी कि जैसे आपका वॉशिंग मशीन है, एसी है, इनमें चिप लगी होती हैं। आप इनको रिमोट से या इनके जो सिस्टम बटन्स हैं उनसे, उनकी हेल्प से इनको कंट्रोल कर सकते हो। ओके, सो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कि इसमें प्रोग्राम्ड होते हैं चीज़ें, सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो उनको एक सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट प्रोसेस योर इनपुट अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय यू और यूजर एंड गिव द डिजायर्ड आउटपुट। यानी कि जो यूजर है उससे कंप्यूटर क्या करता है, एक इंस्ट्रक्शन लेता है और फर्दर उसको प्रोसेस करके आपको आउटपुट शो करता है विद एक्यूरेसी एंड फास्ट। ओके, स्पीड उसकी बड़ी फास्ट होती है और एक्यूरेट आपका आंसर आपको डिस्प्ले करवाता है। ओके, सो कंप्यूटर का इसीलिए हर एक फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है, वो चाहे वेदर फोरकास्टिंग हो, वो चाहे एयरलाइन बुक करना हो, रेलवे टिकट हो, मूवी टिकट हो, या फिर गेम खेलना हो। ओके, आपका जो डिफरेंट फील्ड्स में कंप्यूटर इसीलिए ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। बात अगर मैं करूँ डेटा की, डेटा क्या होता है, डेटा आपका सिंपल रो फैक्ट्स होते हैं, रो फिगर्स होते हैं, यानी कि कोई भी वैल्यू हो या कोई भी आपका स्ट्रिंग हो वो आपका डेटा कहलाता है। ओके, वो चाहे मीनिंगफुल हो या मीनिंगलेस हो, डेटा आपका रो फैक्ट्स है, यानी कि जैसे 134 आपने लिख दिया या प्लस लिख दिया, 9 लिख दिया, ये सब क्या है, ये डेटा है। ओके, नाउ अगर इसी डेटा को हम लोग एक मीनिंगफुल वे में रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि रो फैक्ट्स जो आपके डेटा हैं उसको प्रोसेस करके कुछ मीनिंगफुल हम लोग बना दें, तो वो आपका इन्फॉर्मेशन हो जाता है। सो इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट्स यूजफुल एंड मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ योर रो फैक्ट्स। ओके, जैसे मैं बात करूं, आपने लिखा राजू इज़ 9 years old, सो इट इज़ इंफॉर्मेशन। ओके, ये किसके बारे में है, राजू के बारे में है। क्या बता रहा है कि राजू कितने साल का है, 9 years का है। सो दिस इज़ ए मीनिंगफुल प्रोसेस्ड रो फैक्ट, सो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इन्फॉर्मेशन। और अगर यही आपका इस तरीके से लिखा होता, ईयर्स, राजू, ओल्ड, इज, ओके, दैट इज़ योर रो फैक्ट्स, दैट इज़ योर डेटा।
ओके, सो ये डिफरेंस होता है डेटा और इन्फॉर्मेशन के अंदर। नाउ अगर मैं बात करूँ फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, तो आपका कंप्यूटर को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो फर्स्ट वन इंटरेक्ट हम लोग करते हैं कंप्यूटर से, वो आपका इनपुट यूनिट होता है। और इनपुट यूनिट आपका जैसे कीबोर्ड है, यानी कि जिससे आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कीबोर्ड है, माउस है, आपका जॉयस्टिक हो सकता है, आपका टच स्क्रीन है तो आप टच स्क्रीन का यूज़ करते हैं उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए, राइट। सो दिस इज़ कॉल्ड इनपुट यूनिट। एंड जो इनपुट यूनिट से हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं वो आपके फर्दर किसके पास जाते हैं, सीपीयू के पास जाते हैं। और सीपीयू का हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। और सीपीयू में फर्दर डिफरेंट पार्टीशन होते हैं, दैट इज़ योर ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, आपके रजिस्टर्स इसके अंदर होते हैं, और कंट्रोल यूनिट इसके अंदर होता है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, एंड जो आपका CPU है वो अटैच्ड होता है मेमोरी से। ओके, यानी कि आपका जो हार्ड डिस्क है या फिर प्राइमरी मेमोरी है उससे डायरेक्ट कनेक्शन किसका होता है, CPU का, सच दैट जब भी उसको कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो इंटरेक्ट कर सके आपकी मेमोरी के साथ। ओके, एंड जो फाइनल आपका मैसेज होता है प्रोसेस होने के बाद इन्फॉर्मेशन वो डिस्प्ले होती है आपकी आउटपुट यूनिट पे। आउटपुट यूनिट आपका वो चाहे मॉनिटर है तो मॉनिटर पे डिस्प्ले करवा रहे हो, आप प्रिंट दे रहे हो तो वो प्रिंटर के थ्रू आपके पास हार्ड कॉपी आ जाती है, या फिर प्रोजेक्टर की हेल्प से आप किसी पर्दे पे या दीवार पे उसको देख सकते हो। तो दिस इज़ कंप्लीट वी कैन से कंपोनेंट और आर्किटेक्चर ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। ओके, सॉरी। नाउ अगर मैं बात करूं इनपुट यूनिट की, जैसे हम लोगों ने बात की, जिससे आप कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस फीड करते हैं और वो इंस्ट्रक्शंस आपके कन्वर्ट होके जाते हैं बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। ओके, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, और बाइनरी लैंग्वेज में हमारे पास, जैसा कि आप डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हो तो आपको पता होता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं, 0 से लेके 9। इसके अलावा डिजिट आप नहीं देखते हो, वो चाहे 10 है तो रिपीट हो गया 1 0 1 1 1 2 1 9 के बाद 2 0 2 1 2 2। ओके, सो ये आपके डेसिमल नंबर सिस्टम है। इन द सेम वे डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 10 होता है, क्योंकि इसमें 10 डिजिट रिप्रेजेंटेशन होता है। बाइनरी लैंग्वेज में जो है आपका जो बाइनरी लैंग्वेज होता है उसके अंदर सिर्फ 2 डिजिट होती हैं, 0 और 1, इसलिए इसका बेस क्या होता है, 2 होता है। ओके, यानी कि सिर्फ हम 2 डिजिट से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं हर एक आपके, वो चाहे हाई लेवल लैंग्वेज में आपने जो, जैसे ये पूरा पैराग्राफ आपने लिख दिया, ये कंप्यूटर इसको इस तरीके से नहीं समझता है, इसको वो क्या समझता है, कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। जो ये कन्वर्सेशन होता है ये आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले के कंप्यूटर्स में ये बाइनरी लैंग्वेज में जब हम लोग इंस्ट्रक्शन करते थे तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता था हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस देना, क्योंकि बड़े बड़े आपके जो बाइनरी कोड्स हैं वो याद नहीं रख सकते हम लोग। ओके, सो इसके लिए हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर लिया, जो आपके इंस्ट्रक्शंस आप इनपुट आपका जो इनपुट यूनिट है उससे देते हैं, वो उसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, जो आपका कंपाइलर है। ओके, और वो मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है उसको। बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज एक ही बात है। बाइनरी लैंग्वेज को ही मैं क्या कहता हूँ, मशीन लैंग्वेज भी कहता हूँ। ओके, जो मशीन लैंग्वेज है दैट इज़ योर कंप्यूटर जो समझता है बाइनरी लैंग्वेज। एंड हर एक इंस्ट्रक्शन आपका क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। ओके, फॉर एग्जांपल आप अपना नाम लिखते हैं। ओके, ABC फॉर एग्जांपल आपने लिखा। ओके, सो ABC कैसे कन्वर्ट होगा, हर एक करैक्टर जो कीबोर्ड पे जितनी भी कीज आप देख रहे हो उस हर एक की का एक ASCII कोड होता है। क्या होता है, ASCII कोड होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और वो कोड क्या होता है, वो आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है आपके नंबर्स का। जैसे A का ASCII कोड होता है 65, B का क्या होता है अगेन 66, इस तरीके से आपके नंबर होंगे। स्मॉल a का आपका होता है 97 और स्मॉल b का क्या हो जाएगा 98। नाउ ये भी आपका क्या है, डेसिमल नंबर है। ओके, नाउ ये डेसिमल नंबर सिस्टम भी किस में चेंज होगा, बाइनरी में। कंपाइलर ये आपका काम करता है, इसलिए हम लोग जो यूज करते हैं वो
ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से काम करते हैं, यानी कि आप हाई लेवल लैंग्वेज में काम करते हो, आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना होता है, या फिर इंग्लिश में जो भी आप लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वो आपका इंटरप्रेट कर लेता है कंप्यूटर। ये कंप्यूटर इंटरनली ये सारा काम कर लेता है। सो हमारे लिए इतना ज़्यादा उस पर वर्क ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाइनरी लैंग्वेज हम लोग सीखेंगे अभी नेक्स्ट सेशंस में। ओके, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नंबर को बाइनरी के अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर। नाउ मैं एक बार एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ। जैसे आपका कोई नंबर है, सिंपल 4 है। ओके, सो 4 को आप कन्वर्ट कैसे कर सकते हो? 2 से अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो आप कैसे कर सकते हो? 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या बचा? 0, 2 1 जा 2 और रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो नाउ आप इसको MSB टू LSB लिखते हैं 1 0 0। ये आपका बाइनरी में क्या है? 1 0 0 बाइनरी में 4 को कंसिडर करता है। सॉरी, ये आपका बाइनरी लैंग्वेज है। ओके, सो बाइनरी में अगर आपको 4 लिखना होगा बाइनरी लैंग्वेज में, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? 1 0 0 लिखेंगे। ओके, और ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा जब डेटा रिप्रेजेंटेशन हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट सेशंस में, उसमें हम लोग बाइनरी लैंग्वेज पे डिस्कस करेंगे। ओके, और नाउ इम्पोर्टेंट ये हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए कि सर जब ये 1 0 फॉर्म समझ रहे हैं तो कंप्यूटर के पास 1 और 0 कैसे जा रहा है? हम लोग तो फीड जो कर रहे हैं वो आपका हो सकता है कीबोर्ड से जो भी प्रेस कर रहे हैं, तो 1 और 0 को कैसे इंटरप्रेट करेगा कंप्यूटर, कौन सा 1 है और कौन सा 0 है? ओके, सो वो आपका होता है वोल्टेज, जो आप इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड करवाते हो कंप्यूटर को। सो 1 वोल्टेज को वो हाई समझता है। ओके, हाई, और जो 0 होता है वो उसको लो वोल्टेज आता है उसके पास में, तो उससे वो इंटरप्रेट करता है। हाई को वो 1 समझता है और लो आपका जो वोल्टेज होता है उसको वो 0 समझता है। तो इस तरीके से आपका कंप्यूटर के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कंप्यूटर इंटरप्रेट करता है, अंडरस्टैंड करता है। नाउ अगर मैं बात करूँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, तो ये आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। और ये आपका सारे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जैसे आपका ब्रेन सारी चीज़ें मैनेज करता है, इन द सेम वे आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है? जितने भी आपके प्रोसेस होते हैं कंप्यूटर के अंदर वो सारे मैनेज करता है CPU। और इसके अंदर भी फर्दर आपके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो जिसका काम होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक्स जो वर्क होते हैं उनको कंट्रोल करना। कंट्रोल यूनिट आपका एज ए मैनेजर काम करता है। और मेमोरी रजिस्टर आपका टेम्परेरी स्टोरेज की तरह हम लोग इसको यूज करते हैं। सो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट की अगर मैं बात करूँ CPU के अंदर, सो वो आपका क्या करता है? जितनी भी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस है, वो चाहे एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, उसको हैंडल करता है। एंड लॉजिकल डिसीजन जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, ओके, इक्वल्स टू, ये लॉजिकल डिसीजंस जो है वो आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट डिसाइड करता है। कंट्रोल यूनिट को आप एज ए मैनेजर समझ सकते हैं। मैनेजर जैसे आपका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है, कौन क्या परफॉर्म कर रहा है, किसको कहाँ पे रखना है, कौन डेटा को कहाँ से कोई किसी भी पर्टिकुलर टास्क को कहाँ से पिक करना है, कहाँ ड्रॉप करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो मैनेजर हैंडल करता है। ऐसा ही आपका कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आपका जो कंट्रोल यूनिट है वो आपके जितने भी टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं उनको हैंडल करता है कि कौन सा डेटा कहाँ से फेच होगा, कहाँ पे आपका सेंड करना है, कहाँ से उसको रिसीव करना है, सारा आपका कंट्रोल यूनिट हैंडल करता है। मेमोरी रजिस्टर्स जो होते हैं वो आपके टेम्परेरी स्टोरेज यूनिट होती हैं। और इसके अंदर आपका हम लोग अगर कोई भी डेटा अगर हमें टेम्परेरी स्टोर करवा के रखना है तो वो आप रजिस्टर्स की हेल्प से स्टोर करवा सकते हैं। आपके जो रजिस्टर हैं वो 16 बिट भी हो सकते हैं, 32 बिट भी हो सकते हैं, 64 बिट भी हो सकते हैं। जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हो कि मेरा 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट मीन्स उसके जो रजिस्टर्स की कैपेसिटी है वो 32 बिट है स्टोर करने की, राइट। नाउ अगर बात करें आपके मेमोरी यूनिट की, तो मेमोरी जो है आपकी वो फर्दर 2 तरीके की होती है कंप्यूटर के अंदर, प्राइमरी और सेकेंडरी। और इसको हम और भी डिटेल में स्टडी करेंगे। जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है वो टेम्परेरी भी होती है और परमानेंट भी होती है। ओके, 2 तरीके की होती है, रैम और रोम।
रैम जो है वो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रोम जो होती है वो रीड ओनली मेमोरी होती है। रैम आपकी जो है वो टेम्परेरी मेमोरी इसलिए बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो लाइट जाने पे क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है। ओके, इसीलिए इसको वॉलेटाइल भी बोलते हैं। और रोम जो होती है वो आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है। ओके, रैम जो होती है वो आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है, यानी कि रैम के अंदर जो प्रोग्राम लिखे होते हैं वो परमानेंट होते हैं और लाइट जाने पे उनका जो कंटेंट है वो इरेज नहीं होता है। सो जो हम बूटिंग प्रोसेस जो होता है वो हमेशा इसीलिए किस पे लिखा जाता है, रोम पे, रीड ओनली मेमोरी पे। ओके, क्योंकि हर बार जब आप कंप्यूटर सिस्टम ऑन करेंगे तो जो आपका बूटिंग प्रोसेस है, जो कंप्यूटर स्टार्ट होने का प्रोसीजर है, उसका प्रोग्राम अगर हम रैम पे लिखेंगे तो वो आपका इरेज हो जाएगा, लेकिन रीड ओनली मेमोरी पे अगर आपका प्रोग्राम लिखा है तो वो हर बार आपके लिए आपके जितने भी प्रोग्राम हैं उनको लोड करने के हेल्प करता है आपके मेन मेमोरी के अंदर। ओके, सो जब कंप्यूटर आपका वर्क कर रहा होता है तो जो डेटा होता है वो प्रजेंटली किस पे वर्क कहाँ रहता है आपका, प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम के अंदर रहता है, रीड ओनली मेमोरी के अंदर रहता है। सो जितनी आपकी रीड ओनली मेमोरी ज़्यादा होती है उतनी ही स्पीड आपकी फास्ट होती है। इसीलिए आप कहते हो कि मेरे पास 4 GB रैम है या 8 GB रैम है, इसलिए मेरा सिस्टम फास्ट है, जस्ट बिकॉज आपके पास प्राइमरी जो मेमोरी है वो एक्सेसिव है और उसकी हेल्प से आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो फास्ट प्रोसेस कर पाता है, ज़्यादा आपके प्रोसेस को एक साथ हैंडल कर पाता है। अगर कम होगी रैम मेमोरी तो आपके पास स्पेस नहीं होगा, तो आपकी जो 2 या 2 से ज़्यादा एप्लीकेशन ऑन हैं तो वो एक साथ रन करने में उनको समस्या होगी। ओके, शेड्यूलिंग में दिक्कतें आएंगी। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आगे के सेशंस में, राइट। बात करते हैं आउटपुट यूनिट की। तो आउटपुट यूनिट जो है वो आपका मॉनिटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, प्लॉटर हो सकता है, जो आपके कंप्यूटर का जो डेटा है उसको डिस्प्ले करवाता है। अगर बात की जाए जो ये आपके फंक्शनल कंपोनेंट्स हम लोगों ने स्टडी किए हैं वो किस तरीके से इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो दिस इज़ द डायग्राम, आप इसकी हेल्प से इजीली समझ सकते हैं। ये आपका मेन मेमोरी है, जैसे आप कह सकते हो रैम एंड रोम। ओके, एंड आपका जो सीपीयू है उसके अंदर फर्दर मैंने बताया कि एएलयू होता है, रजिस्टर्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट होता है, एंड आपका इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। और ये सब के सब जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ सिस्टम बस। किसकी हेल्प से, सिस्टम बस की हेल्प से। आप अपने सीपीयू को ओपन करके देखेंगे तो उसमें देखेंगे कुछ बेल्ट टाइप की आपकी वो जो कनेक्टिंग डिवाइस होती है, कनेक्टिंग वायर्स होती हैं, वो बेल्ट या शाफ्ट टाइप की होती हैं, वो आपकी सिस्टम बस होती हैं, जो क्या करती हैं, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास काम आती हैं, और उनको हम बोलते हैं सिस्टम बस। यानी सिस्टम बस की हेल्प से जितने भी आपके डिफरेंट कंपोनेंट हैं कंप्यूटर सिस्टम के, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, राइट। आपका जो सीपीयू है वो फर्दर आपके सभी जो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है या मेमोरी है उससे इंटरेक्ट कर लेता है विद द हेल्प ऑफ सिस्टम बस। तो यहाँ से आप समझ सकते हो किस तरीके से आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर के अंदर। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं बूटिंग कॉन्सेप्ट की, तो बूटिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जब भी आपका कंप्यूटर सिस्टम फर्स्ट टाइम आप स्विच ऑन करते हैं, सो जो बूटिंग प्रोग्राम होता है वो किस में होता है आपका, मैंने अभी अभी बताया था आपको, रीड ओनली मेमोरी जो आपकी रोम होती है, वो आपके रोम के अंदर आपका बूटिंग प्रोग्राम होता है, जो लोड किसके अंदर होता है, मेन मेमोरी के अंदर। यानी कि जो आपका रोम के अंदर प्रोग्राम है वो फर्दर लोड किसके अंदर होता है, रैम के अंदर, जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है रैम, उसके अंदर वो क्या होता है, लोड होता है। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको वो लोड करता है, और ये आपका जो प्रोसीजर है ये क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। यानी कि आप समटाइम्स यानी कि 1 मिनट या फिर लेस देन 1 मिनट के लिए आपका जो विंडो लोगो आपको दिखाई देता है, उस टाइम क्या हो रहा होता है, जैसे आपने स्विच ऑन किया तो रोम में जो आपका बूटिंग प्रोग्राम लिखा है, यानी कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड हो जाता है किसके अंदर, आपकी मेन मेमोरी रैम के अंदर। ओके, सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड बूटिंग। और जब ये बूटिंग प्रोसेस होता है तो सबसे पहले जो आपका चेक किया जाता है बायोस के द्वारा, आपके 14 टेस्ट होते हैं, यानी कि आपके फंक्शनल जो आपके कंपोनेंट हैं
उनको वो चेक करता है कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग है या नहीं है, जैसे आपके कीबोर्ड वर्किंग है या नहीं है, माउस वर्किंग है या नहीं है, मदरबोर्ड के डिफरेंट कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, सो ये जो 14 इनिशियल टेस्ट होते हैं इसको हम लोग पोस्ट बोलते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ओके, ये सेल्फ डायग्नोस करता है आपका कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि इसमें प्रोग्राम रोम में लिखा होता है और वो सारी चीज़ें टेस्ट करता है कि सब आपके जो पार्ट्स हैं वो फंक्शनिंग है या नहीं है। ओके, उसके बाद आपका जो प्रोसीजर होता है वो आपका बूट स्ट्रैप लोडर के पास चला जाता है। और बूट स्ट्रैप लोडर क्या करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को आपके कंप्यूटर यानी कि आपके मेन मेमोरी जो है उसके अंदर लेके आता है। और मेन मेमोरी में जैसे ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है, आपका कंप्यूटर रेडी हो जाता है फंक्शन करने के लिए, आप उस पर अब काम कर सकते हो। ठीक है, सो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो आपका मेन ओएस है वो आपके मेन मेमोरी में लोड होगा, क्योंकि बिना ओएस के आपके किसी भी एप्लीकेशन को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम लोग अगर बात करें इंटरेक्ट करने की कंप्यूटर सिस्टम से, तो वो नहीं हो पाता है हमारे लिए। सो सबसे पहला काम यही होता है कि आपका जो बूटिंग प्रोसेस है उसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है आपकी मेन मेमोरी के अंदर। और ये बूटिंग प्रोसेस भी आपका दो तरीके का होता है, वार्म एंड कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग होता है जब आप फर्स्ट टाइम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं। सो जो प्रोसीजर हम लोगों ने डिस्कस किया ये आपका कैसा था, कोल्ड बूटिंग प्रोसेस था। बट अगर आपका कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हो और सडनली आपका कोई टास्क नहीं परफॉर्म हो रहा है, तो आप क्या करते हो, कई बार रीस्टार्ट करते हो आप अपने कंप्यूटर को। यानी कि कंप्यूटर को बिना शट डाउन किए आप क्या करते हो, स्विच ऑफ करके रीस्टार्ट करते हो। रीस्टार्ट में क्या होता है, वो इनिशियल स्टेट से दोबारा स्टार्ट नहीं होता है, वो आपका सिंपली शट डाउन होता है और आपका डायरेक्ट शट डाउन के बाद अपने आप क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और ये प्रोसीजर कहलाता है वार्म बूटिंग। यानी कि नाउ आपने जो है उसको बिल्कुल रीसेट किया है और उसको कंप्यूटर को शट डाउन करके दोबारा से स्टार्ट नहीं किया है। सो रीस्टार्ट जो प्रोसेस है वो वार्म बूटिंग कहलाता है आपका। और अगर बात करूँ मैं डिफरेंट क्लासिफिकेशंस की कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर जो है मेनली 3 तरीके का होता है। आपका डिजिटल कंप्यूटर जो आपके 01 लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज में परफॉर्म करता है, बाइनरी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करता है। और जितने भी आपके इंडस्ट्रियल या बिजनेस या साइंटिफिक एप्लीकेशंस होती हैं वो क्या होती हैं, डिजिटल कंप्यूटर बेस्ड होती हैं। जो आप घर पे यूज़ करते हो, डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप यूज़ करते हो, दीज आर डिजिटल कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं जो आपके कंटिन्यूसली चेंजेबल एस्पेक्ट को शो करते हैं। जैसे आपका कोई हाइड्रोलिक सिस्टम है, पावर प्लांट है, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है, उनको शो करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एनालॉग कंप्यूटर का, जिसके अंदर आप इस तरीके के वेव फॉर्म में रिजल्ट्स देखते हो। ओके, सो ये आपके क्या होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर जो आपके एनालॉग एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी दोनों का यूज करते हैं, वो आपके हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं। और हाइब्रिड कंप्यूटर्स जो है उनकी जो वर्किंग होती है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। ओके, एंड डिफरेंट फील्ड्स में जो आपका कई बार आप हाइब्रिड कंप्यूटर्स का भी यूज करते हैं। नाउ अगर मैं बात करूँ डिजिटल कंप्यूटर्स के क्लासिफिकेशन की, तो जो आप यूज करते हैं घर पे वो क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। और माइक्रो कंप्यूटर का साइज़ जो होता है वो छोटा होता है। और आप जो लैपटॉप यूज़ करते हो ये CPU बेस होते हैं। एंड आपका PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस या टैबलेट या फिर लैपटॉप, ओके, कैड आपका जो होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, दीज आर कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर्स, जिनकी साइज़ आपकी स्मॉल होती है, कॉस्ट आपकी कम होती है और ये पोर्टेबल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आप इनको ले जा सकते हैं। दूसरा आपका मिनी कंप्यूटर होता है। मिनी कंप्यूटर आपका साइज़ में थोड़े से माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं, बट इनकी स्पीड जो है वो फास्ट होती है और वन टाइम में आपके एक से ज़्यादा कैंडिडेट इसको यूज़ कर पाते हैं। जनरली इनका यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, जिसमें 2 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स अगर एक साथ वर्क कर रहे हैं तो वो एक सिंगल कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं, मिनी कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वो पावरफुल होते हैं, लार्ज साइज़ में होते हैं और इनकी मेमोरी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। सो जो सर्वर बेस्ड सिस्टम्स होते हैं जैसे गूगल का सर्वर है, ये आपके मेन फ्रेम सिस्टम्स होते हैं जिनमें आप अपना डेटा स्टोर करवा के रखते हैं और हाईली इनकी स्पीड वेरी हाई होती है और इजी एक्सेसिबल होते हैं।
एंड इन द सेम वे मेन फ्रोम के जैसे ही आपके सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, ये आपके थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, बट इनकी स्पीड जो होती है वो बहुत फास्ट होती है, और मल्टी प्रोसेसर होते हैं, एक से ज़्यादा प्रोसेस एक साथ काम कर रहे होते हैं, एंड पैरेलल सिस्टम सपोर्ट करते हैं। और जो आप देखते हो वेदर फोरकास्टिंग्स के लिए, मैथमेटिक्स एनालिसिस के लिए, और बहुत सारी फील्ड्स में आप देखेंगे सुपर कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज होता है। मेनली आपके साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए हम लोग सुपर कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। सो दिस वन इज़ योर चैप्टर 1, यहाँ पे आके आपका फिनिश हो जाता है। नाउ यू कैन ईजीली अटैम्प्ट योर क्वेश्चन आंसर्स एंड डू देम। और अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।